तब तक सीज़ फायर हो गई 23 सितंबर को। 5 सितंबर को मैंने एडवांस स्टार्ट किया था। तो ये समझो करीब 17-18 दिन की लड़ाई थी। और इसमें हमने जो देखा वो ये कि पाकिस्तानी में इतनी कोई ख़ास हिम्मत नहीं होती, कोई ख़ास मुकाबला नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ हम गए तो पहले तो खबर नहीं थी कि कितना दुश्मन है, लगा बहुत थोड़ा होगा इसलिए हम, और उस वक़्त तक कई जगह हम खाली कर चुके थे। हुँ, उससे पहले हम यहाँ डालवाड़ से हमने स्टार्ट किया था, मेमन सिंह, हलवा घाट, ये सब तंगैल, ये सब खाली करते आए थे। तो हौसला बहुत ऊँचा था, बुलंद था। बहुत बुलंद था और सोच रहे थे कि अब क्या है, कौन रुकेगा? हुँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही बार बेनेट असॉल्ट देखा है, जिसके अंदर राइफ़ल के आगे बेनेट लगा करके और हमला किया जाता है। बड़ा अजीब टाइप का भाईचारा है जो आम आदमी से ज़्यादा है। तीसरी बात, रात के वक़्त अगर अटैक होता है तो वैसे भी दिखाई नहीं देगा कैसे लगा रहा है। तो आम तौर पे वो लगा रह जाता है 200 गज पे। ओके। अब हमारे साथ भी यही हुआ एक एक्शन के अंदर, और मेरे उस वक़्त ज़मीन भी थोड़ी गीली थी और दाएँ-बाएँ गोलियाँ गिरने लगी। और मैंने समझा ये बारिश हो रही है लेकिन कोई बूँद नहीं लग रही है। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं खड़ा तो देखो नहीं हो सकता बट सैल्यूट आपको करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक बिकॉज़ आपने अपना इतना सारा टाइम हमारे देश को सर्व करने में दिया है, नेशन की आपने इतने दिनों से हेल्प करी है एज़ एन आर्मी ऑफिसर। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले जो आज ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखेगी, सुनेगी, तो मैं चाहता हूँ कि वो उनको पता लगे कि वो किनको सुनने जा रहे हैं आज। मैं ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह रोहिल हूँ और मैंने सर्विस की है 1957 से लगाएं, अगर ट्रेनिंग का पीरियड भी लिया जाए तो 57 से लेकर के 1992 तक। 1992। जी हाँ। तो इस दौरान में सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो मैंने 1949 में KGRIMC, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये नाम होता था उन दिनों में, सिर्फ 4 ही सैनिक स्कूल थे भारत में। ओके। उनमें से एक था बेलगाम में, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र लिया अजमेर में, यही कॉलेज इसी नाम से। बाद में इनका नाम 1952 में सैनिक स्कूल्स, पहले आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ, फिर सैनिक स्कूल हो गया। हुँ, हुँ। तो उसके बाद 57 में मैंने एनडीए के लिए अप्लाई किया और एनडीए ज्वाइन किया जनवरी 57 में। 3 साल मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे हुई, दिसंबर 59 तक, और 60 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मेरी ट्रेनिंग हुई इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। तो 18 दिसंबर 1960 को मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। ओके। और मैं आर्टरी में था, इसलिए मुझे सबसे पहले देवलाली भेजा गया स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए। आर्टरी की वहाँ पे आईएमए में और एनडीए के अंदर जनरल ट्रेनिंग होती है, जैसे इन्फेंट्री की बेसिकली। हुँ, हुँ। तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए देवलाली भेजा गया। वहाँ गए हम, 6 महीने का कोर्स होता है। और जुलाई 61 में मैंने मेरी पहली यूनिट 8 फील्ड रेजिमेंट सारागढ़ी फोर्ट फिरोजपुर में ज्वाइन किया। हुँ। वहाँ हम थे करीब अक्टूबर 62, सितंबर के एंड में, अक्टूबर के बिगनिंग में ही 62 की लड़ाई शुरू हुई। और उस लड़ाई के लिए हमको वार्निंग पे डाला गया। लेकिन ऐसा था कि उन दिनों में इतना स्मूथ सिस्टम नहीं था। मैं तो ना वॉर पे बाद में आऊँगा। हाँ, मुझे आपकी जो आर्मी की एक जर्नी है, ठीक है? मुझे वो आज के यूथ तक पहुँचानी है हाँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आपकी आर्मी की जर्नी से काफ़ी सारा यूथ इंस्पायर होगा। जी। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने जब आर्मी जॉइन करी, तो मतलब कुछ और करना चाहते या माइंड सेट कर रखा था, माइंड फ्रेम कर रखा था कि नहीं आर्मी में ही जाना है? व्हाई आर्मी? अच्छा, ऐसा हुआ है कि मेरे फादर भी आर्मी में थे। वो थे ग्रेनेडियर्स के अंदर, और उसकी वजह से मेरा भी जो पालन पोषण हुआ उनके साथ ही रहा। मैं बचपन से 9 साल की उम्र से, बल्कि और पहले से, 2-3 साल पहले से मैं नसीराबाद में होता था, जहाँ वो हेड क्लर्क थे रेजिमेंटल सेंटर के, ग्रेनेडियर्स के। ओके। तो वहाँ सारा माहौल जिसमें मैं बड़ा हुआ वो आर्मी का ही था।
तो माइंडसेट तो पहले से तो ही बना हुआ माइंडसेट था। पहले से ही था कि फादर की तरह हम भी फ़ौज में ही जाएँगे। और फ़ौज के हालात बड़े अच्छे थे उन दिनों में भी, हालाँकि अंग्रेज़ थे, लेकिन जैसे हम बच्चे थे, हमको पूरी आज़ादी होती थी, हम कहीं भी कैंटोनमेंट आते-जाते थे, घूमते-फिरते थे। तो माहौल पूरी तरह से अच्छा ही लगा हमको। ओके। एज़ ए चाइल्ड ऑल्सो हमको ये लगा कि बहुत अच्छा माहौल है, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हमने नहीं देखी। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में थी, इसलिए हमने। और दूसरा फ़ायदा उसका ये था कि बहुत जल्दी एज में यू कैन स्टार्ट अर्निंग। राइट। हाँ, तो हमने वही जॉइन करी और साढ़े 20 साल की उम्र में फ़ौज के अंदर आ गए। उसके बाद हम चलते गए, प्रमोशन होते गए, अलग-अलग स्टेशन देखे, लखनऊ देखा, हैदराबाद देखा और बहुत स्टेशन फ़िरोज़पुर वग़ैरह देखे। तो इसी में हमारा तो मन है और इसी में रहेंगे। और आगे भी चल के अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो हम तो फ़ौज के लिए तो हमेशा ही तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। क्या बात है! आज भी कहते हो कि मैं आ बंदूक लेके पहुँच सकता हूँ, आज भी ज़रूरत पड़े तो बंदूक ना सही, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ना कुछ तो मदद कहीं न कहीं कर ही सकते हैं। हाँ? अरे वाओ! आई ऐसा थिंक थ ये है एक मोटिवेशन। कम्युनिकेशन चेन होती है, मूवमेंट चेन होती है, उसमें कहीं न कहीं हम जो ज़्यादा फ्रंट पे जाने के काबिल हैं, उनको रिलीफ़ कर सकते हैं। तो कुछ न हुँ, कुछ काम तो कर ही सकते हैं, राइट। क्योंकि उनकी जानकारी हमें पूरी है ना, उनकी क्या ज़रूरत होती है, कब होती है। करेक्ट, करेक्ट। तो इस तरह से हमारा तो थोड़ा-सा योगदान हो सकता है कभी भी, और उसके लिए हम तैयार हैं हमेशा। वाओ! ग्रेट। एज़ ए ब्रिगेडियर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आप जब किसी यूनिट को या किसी कमांड को मैनेज कर रहे हो, जी। तो क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और किस तरीके से एक एज़ ए सीनियर ऑफिसर होता है ना, तो उसको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उस समय पे? तो वो चीज़ें कैसे थोड़ा-सा बताओ उस जर्नी के बारे में? ये सबसे बड़ी ट्रेनिंग के दौरान ही हमको सिखाया जाता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो मोटो दिया जाता है, चैटवुड मोटो बोलते हैं इसको। ओके। वो मोटो है कि योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज़ एंड एवरी टाइम। यानी आपका देश हर हालत में, हर समय सबसे ऊपर रहना चाहिए आपके दिमाग पर। उसके बाद आपके जो जवान हैं, जो आपके नीचे नौकरी कर रहे हैं, उनका वेलफेयर, उनकी सेफ्टी और उनका ख़्याल रखना, वो आपका नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आप अपने आप के लिए ध्यान दे सकते हैं। हुँ, तो ये मोटो है, और ये मोटो हमको वैसे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह का मोटो अगर हर एक इंसान लेके चलेगा और देश को हमेशा पहले आगे रखेगा, तो शायद बहुत अच्छी चीज़ होगी। करेक्ट। तो इसी को लेकर के हम चलते रहे। इसी को फिर जब ऑफ़िसर बन गए, सीनियर बनते गए, हमेशा इसी चीज़ का ध्यान रखा कि हमेशा अपने ऑफ़िसर। कई बार होता है सीनियर ऊपर से कोई ऐसा हुक्म आ जाता है जिसमें जवानों का या तो इज़्ज़तदार काम नहीं है, या जितना समय अवेलेबल है उससे ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत उनकी जो तकलीफ़ें होती हैं वो भी बतानी पड़ती हैं। अब वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसको ठीक तरह से प्रोजेक्ट करते हैं सीनियर्स के सामने। कुछ लोग होते हैं वो थोड़े से हिचकते हैं, हुँ, लेकिन मेरे को इस चीज़ में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने हमेशा जवानों का फ़ायदा, उनकी सेफ्टी, उनका हक आगे रखा। और इसी तरह से ऑफ़िसर भी जो हमसे जूनियर होते हैं उनका भी ये ख़्याल रखना पड़ता है। करेक्ट। तो हालाँकि बहुत रेयर केसेस के अंदर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऑफ़िसर्स का जो रिलेशनशिप है जवानों के साथ, जूनियर्स के साथ और बराबर वालों के साथ, बहुत ही निहायत अच्छा होता है। हुँ, आइडियल समझो आप, एक तरह से, हर हालत में, क्योंकि एक तरह का बॉन्डेज होता है। जब कॉमन एनिमी है, तो फिर कॉमन दिमाग बन जाता है, हुँ, कॉमन राइट। एटीट्यूड बन जाती है। सबका एक ही खतरा है, एक ही टास्क है। तो वो है। दूसरा माहौल ऐसा होता है फ़ौज का कि वहाँ आपको किसी किस्म की ना छोटी-मोटी इधर-उधर की तकलीफ़ें नहीं हुआ करती। तो वो आपको डाइवर्ट नहीं करती, डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। आपका सारा ध्यान होता है अपनी सर्विस की तरफ, अपनी नौकरी की तरफ। और पहले से चला आ रहा है, फ़ौज का जो है माहौल, उसके अंदर एफ़िशिएंसी सबसे ऊपर रखी गई है। जो सोल्जर होता है उसका माइंडसेट कैसा होता है?
इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ आपको। जी। एक एक्सरसाइज़ हुई थी, एक है बितांग चो ओके। और उससे निकलती है, उसके साथ-साथ है लुंगजे रिज। ये नाथुला पास से आती है और रांगली तक आती है अपने वेस्ट बंगाल में, कालिम्पोंग के नीचे रांगली है। ये एक्सरसाइज़ थी तो इसमें ये देखना था कि भई ये जो लुंगजे रिज है ये बहुत डिफ़िकल्ट समझी जाती है। हुँ, हुँ। इसको आप पार कर सकते हैं कि नहीं और कितना बड़ा कॉलम पार कर सकता है। ओके। ये देखने के लिए दुश्मन अगर इसका इस्तेमाल करे तो कितने फ़ोर्स भेज सकता है। तो हम गए इसमें और कुछ ऐसा हुआ 1 हफ़्ते की एक्सरसाइज़ थी। जिस दिन एक्सरसाइज़ स्टार्ट हुई तो करीब 2 ढाई बजे वहाँ पे असेंबली हुई और मार्च स्टार्ट हुआ। मार्च स्टार्ट हुए के मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा कि बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई, अब वहाँ तो और किसी किस्म का वही शेल्टर वगैरह का सवाल नहीं उठता था। हुँ। ना एक्सरसाइज़ ऐसे कैंसल हो सकती है, बारिश तो कल को लड़ाई हो गई तब भी बारिश तो हो सकती है, उसका मतलब ये थोड़ी है हम बैठ जाएँगे। करेक्ट। तो चलते गए, रात तक हम करीब 1 बजे पहुँचे। 1 बजे पहुँचे एक जगह पे जहाँ फैसला किया गया कि अभी थोड़ा 2-4 घंटे रेस्ट करेंगे। तब तक हर एक चीज़ भीग चुकी थी। लेकिन बिल्कुल ऐसा महसूस भी नहीं था कि कुछ कि उसकी जो तकलीफ़ है या डिस्कम्फ़र्ट का हो, वो महसूस ही नहीं था और थके हुए इतने थे कि बस सो गए रात को और सुबह जब उठे तब तक वो सूख गए थे कपड़े सारे। ओके। तो फ़ौज का माहौल एक ऐसा है और स्पिरिट एक ऐसी आ जाती है इंसान के अंदर कि वो किसी किस्म की तकलीफ़ों की परवाह नहीं करता है, उसको मिशन ही सामने दिखाई देती है और उसी के हिसाब से चलता रहता है। हुँ। इसी तरह लड़ाई में होता है, सामने से गोलियाँ आ रही हैं, वो जिसको लगती है उसको लगती है, जिसको नहीं लगती है वो ये सोच के नहीं चलता कि दाएँ जाऊँ या बाएँ जाऊँ गोली से बचने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसका वो काम है बस आगे चढ़ बढ़ना और दुश्मन को ख़त्म करना। करेक्ट। आपने जो आपकी जर्नी रही है, जो आपकी सर्विंग रही है टुवर्ड्स द नेशन, वो बहुत ही मैं कहूँगा मतलब एक खुद में प्राउड वाला मोमेंट है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए। 1971 एंड 1965 दोनों जो मेजर वॉर हुए थे, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन थी पूरी-पूरी? हाँ, उसमें मेरी पार्टिसिपेशन थी। 1965 के अंदर मैं था सियालकोट सेक्टर में। ओके। सियालकोट सेक्टर में मैं 69 फील्ड रेजिमेंट में था। वो भी एक 25 पाउंडर्स गन्स थी उस वक़्त और अभी तो ख़ैर वो गन नहीं है, लेकिन उस वक़्त वो सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श मानी जाती थी, सैटिस्फैक्टरी मानी जाती थी। उससे हम गए कांगड़े गाँव है एक पाकिस्तान की साइड में। कांगड़े गाँव से हमने आगे एडवांस किया और हम जफरवाल तक गए। हुँ। जफरवाल तक एडवांस किया, तब तक सीज़फायर हो गई 23 सितंबर को। 5 सितंबर को मैंने एडवांस स्टार्ट किया था। तो ये समझो करीब 17-18 दिन की लड़ाई थी और इसमें हमने जो देखा वो ये कि पाकिस्तानी में इतनी कोई ख़ास हिम्मत नहीं होती, कोई ख़ास मुकाबला नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, ओके। अगर वो ज़्यादा तादाद में होते हैं या कुछ होते हैं तो नृशंसता ज़्यादा करते हैं। हुँ। बहादुरी और नृशंसता में बड़ा फ़र्क है। समझाओ थोड़ा-सा? एक आदमी है जो क्रूर है। हुँ। क्रूर वो इसलिए होता है कि वो खुद इनसिक्योर है। करेक्ट। जो बहादुर होता है उसको क्रूर होने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना उसको हथियार चलाना चाहिए, जितनी शक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए उतनी ही करेगा। मिसाल के तौर पे हुँ। एक बड़ा आदमी किसी दूसरे आदमी का जो उससे बहुत कमज़ोर है, ऐसा नहीं करेगा कि बॉक्सिंग हुई तो 1-2 बॉक्स मार के उसको जीत जाएगा। वो करेक्ट। ये नहीं कोशिश करेगा कि इसको अभी ख़त्म ही कर दूँ। हुँ, राइट। लेकिन जो आदमी थोड़ा-सा घटिया किस्म का है या ये समझो कि जिसके मन में क्रूरता ज़्यादा है, वो अपना कमज़ोर आदमी कोई मिल गया तो उसके ऊपर सारी अपनी ताकत दिखाना चाहेगा। बिल्कुल। ये एक है टेंडेंसी होती है। जो आदमी शक्तिशाली है, उसको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट, गॉट इट। हाँ,
और उसके अंदर थोड़ा बहुत दया भाव ज़रूर आता है, क्योंकि वो समझता है कि मुकाबला नहीं है तो फिर क्या उसके ऊपर। तो उस समय की क्या सिचुएशन थी जो भी आप डिस्कस कर रहे थे? इसमें जैसे 65 में था, ये भागते जाते थे, यहाँ तक कि मेरे पास, मैं उन दिनों में मेजर था हुँ, और एक बैटरी का कमांडर था, तो वहाँ पे एक कपल था पाकिस्तान का, हुँ, जिसको उसके बेटे-बेटी सब छोड़ के भाग गए। उनके पास ना खाना था, ना और कुछ था, और वो दोनों बैठ के बस हुक्का पीते रहते थे, मियाँ-बीवी। और ये इनकी एज होगी करीब 70 के आस-पास रहे होंगे कम से कम। तो हमने पूछा उनसे, तुम क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा हम चल नहीं सकते थे, और हम चल नहीं सकते थे इसलिए हमको कोई ले नहीं गया। उन दिनों में इतनी ज़्यादा उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी। पाकिस्तान ने उस एरिया को इतना डेवलप नहीं कर रखा था। हमारा जैसे सारा एरिया डेवलप है, वो क्या करते हैं, बॉर्डर के आस-पास के एरिया पे पैसा नहीं खर्च करते हैं। सड़कें भी होंगी तो कच्ची होंगी। हुँ, हाँ, इस किस्म का माहौल था उस वक़्त तक तो था ही, अब पता नहीं। तो वो जा नहीं पाए, बस-वस का कोई था नहीं, और हर एक घर के अंदर ये इनका क्या कहते हैं, जो होली बुक है, ये पहली चीज़ फेंकी हुई यही मिलती थी हर एक घर में। अच्छा। हर एक घर में होती थी, और वो ऐसे ही इधर-उधर पड़ी होती थी, हुँ, बुरी हालत में। तो उसका समझ नहीं आया कि ये कम से कम, वो तो छोटी-सी किताब है, क्यों नहीं लेके गए? हुँ, तो लगता है कि इनको ज़रूरी है उसको रखना, एक तरह की मजबूरी है। वरना तो अगर दिल से रखते तो साथ पहली चीज़ तो वही उठा के लेके जाते नीचे। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने माँ-बाप को नहीं देखा, और क्या देखेंगे। बाकी भी जानवर वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए थे, इनकी जितनी पोल्ट्री वगैरह थी ऐसे के ऐसे सब छोड़ के ऐसे भागे वो तो, कि बस उन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया कुछ किसी किस्म का मुकाबला करने के लिए। ओके। हाँ, तो ये देखा हमने वहाँ पे। और जफरवाल तक भी, जब जहाँ तक हमने बढ़ना था, हम बढ़ चुके थे, अपना पॉइंट दिखा दिया उनको कि भाई हम आपसे ताकतवर हैं, और आप ये पंगे मत लिया करो। तो बस उसके बाद फिर गवर्नमेंट की आपस में कुछ बात हुई और सीज़ फायर हो गया। तो पहले पहले किन की तरफ से हुआ? पाकिस्तान की तरफ से? पहले पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। पाकिस्तान का उस वक़्त क्या हुआ था, पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ में कुछ किया था, हुँ, हुँ, और कुछ जे-एंड-के में। ओके, उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया था काफ़ी लार्ज स्केल में, ओके, और दोनों जगह हुआ, यहाँ पर भी और रन ऑफ कच्छ में भी। हुँ, तो उसके काउंटर जब हमने किया तो हमने पंजाब में किया। तो ऐसा हुआ था 5 तारीख को शाम के करीब 4 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया पठानकोट एयरफील्ड पे, हुँ, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट ज़मीन के ऊपर ही ख़त्म कर दिए गए। फिर वो और एयरक्राफ्ट वहाँ पे आए जगह-जगह से, जहाँ पे डिप्लॉय कर रखे थे, और उसके बाद हमने 6 की सुबह से काउंटर अटैक स्टार्ट हुए एयरफोर्स के, और हमारा भी एडवांस शुरू हो गया। ओके, तो एडवांस से पहले हमेशा ये होता था, थोड़ा-सा एयरफोर्स का एक्शन होता था, फिर आर्टिलरी का बम्बार्डमेंट होता था, और ये बम्बार्डमेंट करीब 8-10 घंटे चलता था, और उसके अंदर जितना एरिया कवर हो जाता वो सारा ये खाली कर जाते थे बस। हुँ, हैंड टू हैंड फाइटिंग बहुत कम हुआ। कोई फँस गया तो हैंड टू हैंड फाइटिंग हुई, नहीं तो भागने में ज़्यादा तेज़ हैं। अच्छा। 70 भागने में ज़्यादा तेज़ है। 71 में भी यही देखा मैंने। हुँ, 71 में हमारा लास्ट एक्शन हुआ था, सवार नाम की जगह है, हुँ, हुँ, ढाका से करीब 40 किलोमीटर अलग। और सवार में अभी आज उनका क्या है, वार मेमोरियल है। 2012 में गया था मैं उनके इनविटेशन पे, तो वहाँ देखा जहाँ हमने लड़ाई की थी वहाँ भी उनका वार मेमोरियल, बिकॉज़ वो उनका लास्ट एक्शन था। जिसके बाद वो उसके ख़त्म होने के बाद हुँ, उन्होंने सरेंडर कर दिया, ओके, क्योंकि ढाका का उसके बाद कोई डिफेंस ही नहीं था ढाका का। सीधा मीरपुर पहुँच जाते थे, मीरपुर आउटस्कर्ट्स ऑफ ढाका में है। जैसे हमारी बस्तियाँ होती हैं हुँ, शहर के बाहर-बाहर, हुँ, तो मीरपुर नेक्स्ट स्टेशन था, मीरपुर के अंदर कोई वो नहीं था, डिफेंस नहीं था। तो जैसे ही सवार गिरा उन्होंने वो कर दिया। सवार में एक रेडियो स्टेशन था जो अयूब खान ने इनॉग्रेट किया था।
तो वहाँ हम गए तो पहले तो खबर नहीं थी कि कितना दुश्मन है, लगा बहुत थोड़ा होगा, इसलिए हम, और उस वक्त तक कई जगह हम खाली कर चुके थे। उससे पहले हम यहाँ डालवाड़ से हमने स्टार्ट किया था, मेमन सिंह, हलवा घाट, ये सब तंगैल, ये सब खाली करते आए थे। तो हौसला बहुत ऊंचा था, बुलंद था। बहुत बुलंद था, और सोच रहे थे कि अब क्या है, कौन रुकेगा। तो ऐसे आ रहे थे बेफिक्री से, अचानक फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग शुरू हुई और वो भी अचानक कैसी हुई कि एक जगह पे प्लॉट कटे हुए थे सवार में। उन प्लॉट के ऊपर साइड में जो बाउंड्रीज थी करीब 1.5 फुट की थी, वो 30 इंच की होंगी, रही 2.5 ज्यादा 3 की कोई होगी। तो इस तरह की वो दीवारें बना रखी थी हर एक प्लॉट की। तो उधर हम पहुंच चुके थे और वहाँ से वो फिर हटने का सवाल नहीं था। और जब वो एक्चुअल और थोड़ा सा पता लगा फायर की वजह से कि कहाँ कहाँ से फायर आ रहा है, तो देखा कि हम करीब एज क्लोज एज 50 यार्ड्स थे। बल्कि नियरेस्ट बंकर था 31 बलूच नाम की यूनिट थी, उसके 11 आदमी उस बंकर से निकले और उसने वो तो शोर करना शुरू कर दिया, मारे जे बचाओ बचाओ, हम सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और उन्होंने फटाफट सरेंडर कर दिया 11 आदमी ने। उनसे फिर खबर मिली कितने फौज है, तो उसके ऊपर हमने गोलाबारी की काफ़ी देर तक, और वो एक्शन चला करीब 4 बजे तक होता रहा। 4 बजे तक उनको वार्निंग देते रहे। आपने जनरल बरार का नाम सुना होगा। हाँ, यस। जनरल बरार, उनकी रेजिमेंट थी 13 गार्ड्स, उसके साथ मैं था, एंड 851 लाइट बैटरी मेरा यूनिट था उस वक्त। तो वो बार बार खड़े होकर के, बहुत बहादुर आदमी हैं, खड़े होकर के अनाउंस करते थे, भाई क्यों खाम खा खून खराबा करना है, तुम लोग, तुम्हारा कोई चांस नहीं है, अभी सरेंडर कर दो। 2-4 बार हुआ, लेकिन शायद वो सोच उधर रहे से थे कोई कि, रिप्लाई आता था? हाँ, रिप्लाई आता क्या था। बोलते थे उधर? कुछ तो सरेंडर कर देते थे, हम्म। कुछ कहते थे हम तो लड़ेंगे ये वगैरह। हम्म। तो ये सब चलता रहा 4 बजे। तो उन दिनों में दिसंबर का महीना था, दिसंबर में 4 बजे उस एरिया में अंधेरा होने लग जाता है। तो फिक्र ये हुई कि अगर आज अभी नहीं क्लियर किया इसको, तो कल ही लड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो बेनेट असॉल्ट हुआ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही बार बेनेट असॉल्ट देखा, जिसके अंदर राइफल के आगे बेनेट लगा करके और हमला किया जाता है। ओके। और उसके बेनेट असॉल्ट में बहुत कम पाकिस्तानियों ने मुकाबला किया, वरना ज़्यादातर बंकर में ही मारे जाते थे, बेनेट यानी कि असॉल्ट किसको, निकलते जो नहीं। नाइफ लगाते हैं उसको बोलते हैं, किसको? हाँ, बेनेट होता है लोहे का, हाँ, वो जो राइफल के आगे लगता है। राइफल के आगे लगता ओके। है। वो एक तरह का चाकू समझो, हम्म। अलग अलग शक्ल होती है, कोई रॉड की शक्ल में होता है, कोई हम्म। चाकू की शक्ल में। तो वो लगा करके और असॉल्ट किया गया, पूरी यूनिट चली, दोनों तरफ से 2 कंपनियाँ आगे, और फायर को बंद करना पड़ा उसकी वजह से। तो उसमें करीब 60-70 आदमी फिर मारे गए, और करीब 300 आदमी ने सरेंडर किया। कम से कम 400-500 भाग भी गए, जो पीछे की तरफ थे, जब उन्होंने देखा कि ये असॉल्ट हो रही है। उसमें हमारे भी 13 गार्ड्स के, मेरा तो एक ऑपरेटर था, रेडियो ऑपरेटर, उसको गोली लगी थी, बच गया वैसे। और लेकिन 13 गार्ड्स के जो थे, एक जेसीओ, एक अफसर को जख्मी हुआ, एक जेसीओ को डेथ हो गई, और करीब 7 जवान मारे गए। कैजुअल्टीज टोटल करीब 22 थी, ओके। जो जख्मी वगैरह सब मिला करके। तो ये हुई उसके बाद, लेकिन वो ख़त्म हो गया। दूसरे दिन सुबह करीब 9 बजे अनाउंस हो गया कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, नियाजी साहब ने सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद हम मीरपुर से गए, वहीं से हमने स्टार्ट किया विक्ट्री मार्च। विक्ट्री मार्च में पैरा सबसे आगे थे, उसके बाद थे 13 गार्ड्स, उसके बाद हमारी यूनिट थी, फिर 6 बिहार और एक और यूनिट थी। तो इस तरह से हम विक्ट्री मार्च करते गए। उन दिनों में बांग्लादेशियों का बड़ा रवैया बहुत ऐसा था, दोस्ताना। तो हम जब गए तो बड़े अच्छी तरह से हमारा स्वागत हुआ, प्रशंसा हुई, सब कुछ हुआ। अब कुछ और बात है, वो काम नहीं। अब तो बांग्लादेश की कहानी शुरू तो वॉर से ही हुई थी ना, बिकॉज दे हाँ वांटेड टू हाँ देयर नेशन।
हाँ, वो तो कि उनको अपना वो चाहिए? हाँ, मुजीबुर रहमान ने उसका तो ऐसा हुआ था ना, मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया, लेकिन भुट्टो ने मंज़ूर नहीं किया कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। हुँ, इस वजह से ये सारा झगड़ा हुआ। करेक्ट। तो उसमें फिर बांग्लादेशी जो थे लोग, उन्होंने हड़ताल वगैरह करनी शुरू करी कि भई हमारा आदमी जब जीत गया है, हुँ, तो उसको क्यों नहीं दिया जाए? लेकिन बराबरी का वहाँ सवाल ही नहीं उठता था। यहाँ तक कि आपको हैरानी होगी, ₹100 पाकिस्तान के ढाका में ₹220 होते थे। सेम कंट्री, उसके अंदर भी उनका जो मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शंस थे, उसके अंदर ₹100 अगर पाकिस्तान के हैं, वो ढाका में जो टका होगा, हुँ, वो हुँ। 220 जाएँगे उसमें। इतनी वैल्यू थी मेरे इतने थी, यहाँ तक कि वहाँ के ऑफ़िसर्स वगैरह मिले हमको, उनसे पता किया हमने। बड़ी बेतुकी बातें सुनी। हुँ, मिसाल के तौर पे एक ऑफ़िसर वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाता है, तो उसको मिलता है फ़ॉरेन अलाउंस। ओके। दे देश के देश में ही। देश के देश में ही उसको फ़ॉरेन अलाउंस मिलता था, और लेकिन अगर इधर से जाता था तो उसको कुछ नहीं मिलता था। तो ओके। किसी किस्म का इंसाफ था ही नहीं सिस्टम में। बट आज के सिनेरियो में देखो ना, पाकिस्तान में कुछ भी ले लो, ठीक है? हुँ, कुछ भी किसी भी तरह का, बैंक्स ले लो, हुँ, बैंक वहाँ के आर्मी के अंडर में आ रहे हैं, हुँ, ठीक है? मार्केट्स ले लो, जो बड़ी मार्केट्स हैं वो सारी आर्मी के अंडर में आ रही है। हुँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्मी का एक बिल्कुल डिफरेंट सेटअप है, ठीक है? हुँ, ना तो उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, आर्मी अपने आप मैनेज करती है। हुँ। पाकिस्तान का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी हर चीज़ हैज़ बीन टेकिंग केयर बाय द पाकिस्तान आर्मी। हाँ, वो वहाँ पे भी है, बांग्लादेश में भी है। हाँ। एक तरह से मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो सभ्यता ऐसी है, उसमें जिस तरह से यहाँ डेमोक्रेटिकली इंसाफ पसंद लोग हैं, जो हर एक चीज़ को सोच के करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने भड़का दिया, अभी जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हो, कोई प्रेसिडेंट के घर में घुस गया, कोई जनरल के घर में घुस हुँ, गया, कोई ये ऐसा चलता है। तो वहाँ आर्मी के बगैर, मेरा अपना ख़्याल ये है कि आर्मी के बगैर वहाँ पे पीस नहीं रख सकते। करेक्ट। हर एक आदमी के पास तो पिस्तौल है, हुँ, जो मूँगफली बेच रहा है उसके पास भी पिस्तौल है। करेक्ट। ये तो एक दाऊद से पूछा गया था किसी ने कि यार तुम रहते हो पाकिस्तान में और पैसा कमाते हो इंडिया में, ये क्या बात है? कहता क्या करें, यहाँ तो जो अंडे बेच रहा है उसके पास भी छर्रा लिए बैठा है, कुछ बोलो तो वो दिखा देता है। तो ऐसा है कि इनकी कुछ सभ्यता एक तरह की ऐसी है कि जिसके अंदर वायलेंस ज़्यादा है। उसको कंट्रोल करने के लिए बड़े थोड़ा-सा डिफरेंट एटीट्यूड रखना पड़ता है। हमारे आदमी जो हैं वो इंसाफ को समझते हैं, अनुशासन को समझते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हुँ, बांग्लादेश है, वो भी सीख गया है पाकिस्तान की तरह। वहाँ पर भी मैं जब जब 2012 में गया, तो मेरा एक लाइज़न ऑफ़िसर था। हम गुज़र रहे थे एक पुल से, तो वो उसने बड़े शान से मुझे बताया, सर ये मेरी कंपनी बना रही है हुँ, पुल। मैंने कहा तुम्हारी कंपनी कैसे बना रही है? कि यहाँ पे ना आर्मी को, जो इंजीनियर्स, आर्मी इंजीनियर्स, उनको पूरी आज़ादी है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर वो बिड करते हैं। वो बिड वो जीत जाते होंगे। हाँ, अगर वो बिड उनको मिल जाती है तो वो बनाएँगे। अब जब ऐसा है ना कि हुँ, एक तरह से देखो, बड़ी अजीब-सी बात है। अगर आप इस्लाम के बारे में किसी से बात सुनोगे ना, तो जैसे बड़ा इमाम बाड़ा है, हुँ, ये इसलिए बना कि एक नवाब ने शुरू किया फ्री राशन देना, कहत के टाइम पे जब फ़ेमीन था 1935 में। तो किसी ने कहा भई ये तो गलत बात है, बगैर काम किए देना ठीक नहीं। तो ये तो इनका मतलब अंदाज़ा है, हुँ, अंदेशा। लेकिन जब एक्चुअल में देखोगे, अभी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कोई इस किस्म की हेसिटेशन नहीं है लूटने में। हुँ, करेक्ट। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी में हर एक रैंक के लिए कितना ज़मीन उसको दिया जाएगा वो फ़िक्स्ड है। ओके। उनको ज़मीन मिलती है, फ्री अलॉटमेंट। हुँ, यहाँ कोई एक गज ज़मीन नहीं देता नहीं है। देता, हाँ। तो इस तरह की ये लूट-खसोट चल रही है कुछ।
बस उसका यही है कि और कुछ नहीं कह सकते, यही है कि बस वहाँ ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है। आज की डेट में तो चलो बहुत सारे, मैं कहता हूँ अब तो थोड़ा सा जमाना बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया ना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया। आर्मी के पास भी जो उनके वेपन्स हैं उनकी भी क्वालिटी और बहुत सारी क्वांटिटी बढ़ भी चुकी है। आपके समय पे मेजरली कौन से आप वेपन्स यूज़ करते थे वॉर के टाइम पे? कौन क्या-क्या चीज़ें यूज़ करी हमारे जाती थी? 5.5 इंच तो मीडियम गन होती थी, ओके। 25 पाउंडर गन होती थी हमारी आर्टिलरी की। और राइफ़ल तो 65 में तो आपको हैरानी होगी सुन कर के कि राइफ़लों की कमी थी। हुँ, आधे आदमी जो थे, हुँ, वो ये गैंती का डंडा होता है, हुँ, हैंडल, वो निकाल के वो हैंडल लेके खड़े होते थे स्टैंड टू पर। ओके। हाँ, उससे लड़ते थे वो? लड़ते क्या थे मतलब वो और हथियार कुछ नहीं था। तो बाई चांस अगर कुछ हो भी गया, हुँ, तो उनके पास तो वही था, कुछ देने को था नहीं, हेलमेट्स नहीं थे। ये हमारी एक बहुत पुरानी 62 से चली आ रही है। ये अभी जाकर के मोदी के आने के बाद में कुछ फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। वरना पहले तो ये हमेशा ही इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो हमेशा कम समझी जाती है, उसको हुँ, ज़रूर नहीं समझा जाता। या कुछ ऐसा है कि फायर ब्रिगेड एक्शन करते हैं, जब लड़ाई लड़ेगी तब कहेंगे चलो अभी ये ले आओ, अभी वो ले आओ। जिस तरह 62 में भी हुआ, निशान गाड़ियाँ आई, उस वक़्त गाड़ियों की भी कमी थी, हुँ। हथियारों की कमी थी, सब कुछ उस वक़्त कहीं से दान पे कपड़े आए, कहीं से कुछ आया। तो हम उतनी प्लानिंग नहीं करते हैं आर्मी के लिए। सोचते हैं कि ये सेल्फ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चलती रहेगी और कभी ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, वो रवैया है। तो उस समय पे गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट उतना नहीं रहता था? पानी पी लो आप। सपोर्ट ऐसा है कि हुँ, बेसिक जो सैलरी वगैरह में कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं था। हालाँकि हुँ, कांग्रेस के ज़माने में 3 बार सैलरीज़ कम करी गई। 71 के लड़ाई के बाद हैरानी की बात है कि फ़ौजियों की पेंशन घटा दी गई। हुँ, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन हथियारों को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते थे। अभी हाँ, आप इसी में देखो, ये राफ़ेल की ज़रूरत थी। इतने साल से बातचीत चलती रही, बस बात ही चीज़ चलती रही। हुँ, किसी ने सोचा नहीं। अभी लग रहा है कुछ खतरे बढ़ रहे हैं, तो लकीली जाकर के मोदी ने स्टार्ट किया है, फिर भी अब अचानक एक बार कितनी खरीद लोगे आप? और वाक़ई ही मैं भी ये कहने के लिए तैयार हूँ कि फ़ौज भी जब लड़ती है, तो उसका ज़्यादा मोटिवेशन देश प्रेम ही है। हुँ, बिल्कुल। ज़्यादा मोटिवेशन सबसे ज़्यादा उसको, चाहे लीडरशिप अच्छी है, नहीं है, नेता अच्छे हैं, नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। उस वक़्त वो जज़्बा उनके पास जो है वो अपने देश की रक्षा का है और उसके लिए ही लड़ते हैं। हुँ, चाहे उनके पास हथियार पीछे पिछड़े हों या कुछ भी हो, लेकिन लड़ने में कोई कमी नहीं आती हुँ, और हर एक जवान अपना पूरा योगदान करता है। पहले ज़माने में वो अंग्रेज़ों के टाइम में ज़्यादा होता था, लड़ाई के दौरान में बहुत से लोग भागते थे। अभी मैंने अपनी लाइफ़ में 2-3 लड़ाइयाँ देख ली हैं, ये चीज़ हुई नहीं कभी भी, कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई है ऐसे कि कभी नहीं हुआ। ओके। हर एक जवान उल्टा बल्कि जो पीछे भी हैं, वो भी कहते हैं हमको आगे आना है। हुँ, तो ये हालत है। मेरे को कोई ऐसा आप बताओ मोस्ट चैलेंजिंग मिशन जो आपको लगा हो, नॉट अबाउट कि जो वॉर चला था, उसके अलावा जो मिशंस आपने किए होंगे? हमको तो अब आदत पड़ जाती है, कोई मिशन चैलेंजिंग लगता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ सवाल ये गलत है मेरा। ऐसे आर्मी पर्सन और तो आपके लिए तो मिशन है ना? और आगे भी चल कर के यही होगा। हुँ, मैं ही नहीं, जवान ये फ़ौज का ही ये रवैया है। हर एक जवान का ये रवैया है। मुश्किल कुछ नहीं होता है। हुँ। बस एक बार स्टार्ट करो, सब ठीक हो जाता कोई है। बताओ कोई किस्सा जो आपको लगता हो कि आज भी आपके ज़हन में है वो बातें? उम, ए एक फ़ौज का एक उसूल है, वो मैं दिखाता हूँ। आपने पहले एक सवाल किया था ना हुँ, कि हमारे जवानों के बारे में कैसे विचार होते हैं वगैरह, हुँ, वो मैं दिखाता हूँ। ये 15 नवंबर 71 की बात है। हमने एक अटैक किया किसी जगह पे, एक इन्फेंट्री बटालियन ने अटैक किया। उनके पास एक कम थी आर्टिलरी, तो
हम थे ब्रिगेडियर संत सिंह के FJ सेक्टर में, हम्म, तो हमको भी बोला गया उनको जाके सपोर्ट करने के लिए। हम गए उसमें और अटैक किया रात को। तो फॉल्स अटैक होना था, यानी कि अगर दुश्मन भाग जाता है तो उसकी पोस्ट को कब्जा कर लो, हम्म, नहीं तो इतना पूरा मामला नहीं था साथ में कि उसके ऊपर अटैक किया जाए। मतलब आर्टिलरी उतनी नहीं है, एयरफोर्स की सपोर्ट नहीं है, ये सब। तो इसलिए वहाँ पर ये अटैक हुआ तो करीब सुबह 3 साढ़े 3 बजे फैसला हुआ कि भाई ठीक है, अभी बस वापस विड्रॉ किया हमने वहाँ से। तो आए होंगे करीब आधा किलोमीटर, वहाँ एक जगह थोड़ा सा अ, गड्ढा सा था, एक नाला सा था, उसके अंदर पहुँचे तो मुझे अचानक ख्याल आया कि देख तो ले बाकी सारे आदमी आ गए कि नहीं आ गए। तो मेरा एक जवान गायब था। तो मैंने बात करी कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो कि अभी तो वहाँ पर जो है दुश्मन आ गया होगा, खाली जगह करते ही पता लग जाता है कि अभी जगह खाली हो गई। कहते वो आ गए होंगे, अभी जाना वहाँ पे नामुमकिन है। मैंने कहा वो तो अब जो डिफ़िकल्टी है वो तो है, लेकिन ऐसे तो छोड़ के तो नहीं जा सकते हम्म, किसी जवान को। तो मैं 1-2 आदमी साथ लेकर के वापस गया और उसको ढूँढ के लाए हम। ओके, हाँ, कहाँ? तो ये उसको मतलब वो मिला, वहीं पे मिला। उसको नींद आ गई थी बेचारे को। इतने थके होते सही हैं बात जवान, है। कभी-कभी गोली-वोली कुछ नहीं सुनाई पड़ती है, सो भी जाते हैं। हम्म, तो उसको हम लेकर आए। अब ये एक ऐसी घटना है जो कभी-कभी होती है, होती रहती है, ज़रूर होती है, क्योंकि हमारा अकेले का एक ऐसा एक्शन नहीं हुआ है, ऐसे एक्शन बहुत होते हैं और उसके अंदर हम अपनी परवाह नहीं करते हैं कि हमको गोली ना लग जाए। वो हालात ऐसा है, उसमें किसको पता है कि हम गए कि नहीं गए ढूँढने, करेक्ट। लेकिन इसकी हमको परवाह नहीं होती है। जो कुछ हम करते हैं लड़ाई के लिए, लड़ाई में करते हैं, वो किसी की से कोई सर्टिफ़िकेट देने के लिए नहीं होता है। वो सिर्फ़ देश प्रेम के हिसाब से और हमारी आपस में जो भाईचारा है फ़ौज का, वो उसमें काम आता है, उसके हिसाब से चलते हैं। हमारा मिशन एक है, हमारी तकलीफ़ें एक हैं, हमारा रहना एक है, खाना एक है। तो एक बड़ा अजीब टाइप का भाईचारा है जो आम आदमी से ज़्यादा है। वाह! ये चीज़ सबसे अच्छी लगी मेरे को, हाँ, भाईचारा ऑन टॉप। हाँ, सबसे ऊपर यही चीज़ है। अभी भी मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मैं कहीं भी कोई भी छोटी-मोटी ज़रूरत पड़ती है, हुँ, तो किसी भी यूनिट में, चाहे आर्टिलरी की हो, इन्फेंट्री हो, कोई भी हो, उनसे पूरी मदद मिलती है। कोई पूछता नहीं कि हम आप तो आर्टिलरी के हैं या ये हैं। अभी आपकी एज कितनी हो रही होगी? मैं अभी 83 से थोड़ा ऊपर हूँ। ओके, बट जज़्बा आज भी आप में एकदम बिल्कुल जवान लड़के वाला लग रहा है मेरे को तो। हाँ। नहीं, फ़ौज की तो बात आते तो वो फिर वो वही क्या स्पिरिट वापस बात आ है! जाती है यस। ना फ़ौज की बात करते हुए। आप एक बार मेरे को वो भी बता रहे थे ना वो किस्सा, कौन-सा जिसमें राइफ़ल की जो वो होती है। अच्छा हाँ, हाँ, वो वो वैसा क्या था वो प्लीज़ शेयर वो करो ऐसा ना? हो जाता है कि आम तौर पे ना सफाई वगैरह करने के बाद राइफ़ल, जो पुराने टाइप की राइफ़ल थी, उसकी साइड्स ऐसी होती थी हुँ, हुँ, कि उसमें एक स्लाइडर होता था। उस स्लाइडर पे आगे पीछे करने से उसका जो रेंज था राइफ़ल का हुँ, 200, 300, 400 ऐसे बढ़ा सकते थे। हुँ, और उसमें स्प्रिंग होता था, ताकि स्प्रिंग कमज़ोर ना हो जाए, इसलिए सफाई करने के बाद उसको जो मिनिमम होता था 200 गज, उस पे लगा देते थे। ओके। अब अचानक लड़ाई शुरू हो गई तो किसी को याद नहीं आता है कि अभी वो उसको भी सेट करना है। पहली बात तो वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई बताएगा कि दुश्मन 300 पे है या 400 पे या 500 पे। हुँ, और अंदाज़ा होगा भी कम से कम 200 पे तो नहीं होगा, अंदाज़ा भी होगा कि 300-400 पे है, तो कोई बताने वाला नहीं है क्या लगाने के लिए। तीसरी बात, रात के वक़्त अगर अटैक होता है तो वैसे भी दिखाई नहीं देगा कि कैसे लगा रहे हैं। तो आम तौर पे वो लगा रह जाता है 200 गज पे। ओके। अब हमारे साथ भी यही हुआ एक एक्शन के अंदर। और मेरे उस वक़्त ज़मीन भी थोड़ी गीली थी और दाएँ-बाएँ गोलियाँ गिरने लगी और मैंने समझा ये बारिश हो रही है, लेकिन कोई बूँद नहीं लग रही है। हुँ, आवाज़ कुछ ऐसी आती है जब गीली मिट्टी में गोली लगती है, तो जिस तरह की आवाज़ ज़ोर से होती है वो नहीं होती है, वो बस उसमें घुस जाती है हुँ, चुपके से।
तो जनाब वो तो एक सीओ साहब थे कर्नल लाउलर 6 BR के, उनसे मैंने पूछा सर ये बारिश है या क्या है? कहता है बेवकूफ़ बारिश नहीं है, ये गोलियाँ गिर रही हैं। मैंने गोलियाँ गिर रही हैं कि हाँ, जब गोलियाँ गीली ज़मीन में गिरेंगी तो ऐसी ही आवाज़ आती है और ये इसलिए गिर रही हैं कि सबकी जो साइटिंग है वो 200 गज पे ही लगी हुई है और हम करीब 300 पे हैं और यहाँ पे वो 200 के बाद वो फिर गोली गिरनी शुरू हो जाएगी। वो ज़मीन के पैरेलल आ रही है तो गिरनी शुरू हो जाती है। तो क्योंकि ज़मीन गीली है इसलिए इस तरह की आवाज़ आ रही है। तो ये सब ऐसे बहुत से किस्से होते रहते हैं फ़ौज में। समझ गया। मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, कहते हैं ना जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं, हाँ, तो मूवी में जैसे बॉर्डर मूवी आई थी, ठीक है, वो देखी थी, तो उसमें होता है कि बंदा अनु कहा, हाँ भाई तू कितने बंदे मार के आएगा? कहता है हाँ, जी मैं 10 मार के आऊंगा। तो अगर हाँ। मैं वैसे ये सवाल आपसे पूछूं, आपने करियर में कितने बंदों को मारा होगा? मैं दुश्मनों को ही मारा है? हाँ हाँ, दुश्मनों को ही हाँ हाँ। दुश्मनों को ही मारा है? हम तो हाँ दुश्मनों को मारने के लिए ही हाँ, बिल्कुल, और क्या। दुश्मनों को मारते हैं। कभी गिने हैं वैसे आपने? कैजुअल्टी तो गिनी जाती हैं, आर्टिलरी की कैजुअल्टी जो होती है हम तो उसी हम्म। की करते हैं ना। नहीं, जैसे आप वॉर के समय पे मारते होगे तो आप गिनते थे कि मैंने आज इतने टपका दिए? नहीं, ऐसे गिनती-विनती नहीं होती है। ओके। वो तो जब बाद में एक्शन ख़त्म होता है, तब बॉडीज़ गिनी जाती हैं। उससे पता लग जाता है किसकी कैजुअल्टी किस चीज़ के फायर से हुआ, क्या हुआ। ओके। तो हमारा तो रोल ऐसा होता है कि हम आर्टिलरी के लोग जो हैं, हम्म ये दुश्मन का जो भी पोज़ीशन है, हम्म उसमें उनका सर नीचे रखना है ताकि उन पे गोलाबारी हो रही है, तो वो हमारे जो जवान बढ़ रहे हैं, उनको मुकाबला ना कर सकें। उनके ऊपर फायर एम्ड फायर ना कर सकें। हम्म ये एम होता है। उसके अंदर उनकी कैजुअल्टीज़ भी हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई गोला एक आदमी को देख कर के उसके मुताबिक मारेंगे, ऐसा नहीं होता। ओके। हमारा एरिया वेपन है, हम उस एरिया को न्यूट्रलाइज़ करते हैं और न्यूट्रलाइज़ का मतलब हमारा ये है कि वहाँ जो भी दुश्मन है, वो कारगर फायर हमारे ऊपर ना कर सके, एम्ड फायर ना कर सके। अंधाधुंध फायर करता रहे ट्रेंच में बैठ के। लेकिन उसके ऊपर इतनी गोलाबारी होती है कि वो बाहर निकल कर या वैसे देख कर के आपको ऊपर फायर नहीं कर सकता। मिशन जब स्टार्ट होता है, जैसे वॉर स्टार्ट हुआ था, ठीक हुँ। है, उससे पहले माइंड में कुछ चलता है, कुछ प्लानिंग? हाँ, लड़ाई से पहले थोड़ी नर्वसनेस होती है जब बातें आती हैं, हम्म खबरें आती हैं, लड़ाई शुरू होती है और तब तो थोड़ा-सा नर्वसनेस होती है क्योंकि उस वक़्त फैमिली साथ होती हैं, थोड़ा रोना-धोना भी होता है। हम्म तो थोड़ी-सी नर्वसनेस उस वक़्त होती है, लेकिन एक बार ये समझ लो लक्ष्मण रेखा पार हो गई तो उसके बाद कोई सोचता नहीं है, घर का ही ख़्याल नहीं आता। हम्म वहाँ पहुँच के आपके सामने इतना सब कुछ हो रहा है, आप एक अच्छी पिक्चर देखते हैं, वो भी मार-काट की लड़ाई की, तो क्या उस वक़्त किसी को घर की याद आती है? नहीं आती ना। आपका ध्यान इतना कंसंट्रेशन होता है उसके ऊपर। इसी तरह हम तो लाइव देख रहे हैं, वो तो पिक्चर की बात है। हमारे सामने तो एक्शन लाइव हो रहा है। कोई मर रहा है, कोई मार रहा है, ये लाइव हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ तो कोई और ख़्याल आने का सवाल ही नहीं उठता। बट आपको तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती होगी एज ए सीनियर ऑफिसर। आपको दुश्मन का भी देखना है, आपको पोजीशन भी देखनी है, आपको अगर हमारा कोई कैजुअलिटी हुई है आपके यूनिट के साथ में, उसको भी देखना होता है। हुँ। तो उस समय का एज एन यूनिट में क्या माहौल होता है? उसको अगर मान लो यूनिट में कोई कैजुअलिटी हुई, तो कहीं ना कहीं सारे बंदे भी देख के थोड़े हाँ, सा वो हो जाते हैं, तो उस चीज को कैसे आप वो करते थे? आर्मी को कहा जाता है फूल प्रूफ ऑर्गेनाइज़ेशन। इट्स ए फूल प्रूफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हर एक काम के लिए आदमी मुकर्रर हैं ओके। और उनके ऊपर सुपरविजन है। तो मान लिया आपने कैजुअल्टी की बात करी, तो कैजुअल्टी हुई तो उसी के जो साथी होंगे उन्हीं में से एक दो आदमी निकल कर के सबसे पहले दो आदमियों को बोला जाएगा तुम पीछे ले जाओ। वो थोड़ा पीछे जाएंगे, वहाँ पे उनसे दूसरे आदमी मिल जाएंगे जो फ्री हैं। वो कहेंगे तुम वापस जाओ, इसको छोड़ जाओ, हम हम्म इवैक्यूएट करें। हम्म और थोड़ा पीछे जाएंगे, वहाँ फिर एम्बुलेंस, हमारे फील्ड के एम्बुलेंस वाले ही मिल जाएंगे, हम्म एएमसी के जो होते हैं। और उनके पास स्ट्रेचर बेयरर्स होते हैं, वो उठा करके
कैजुअल्टीज़ को ले जाते हैं, वहीं पर फर्स्ट एड देंगे और उसके बाद उसको एवैक्यूएट कर देते हैं। तो हर एक चीज़ सिस्टमैटिक है और उसके लिए आदमी मुकर्रर हैं, गाड़ियाँ मुकर्रर हैं, हर एक चीज़ का बंदोबस्त है, क्योंकि वहाँ उस वक़्त आप कोई नया सिस्टम नहीं स्टार्ट कर सकते। वो पहले की जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक हर एक क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसका बंदोबस्त ऑलरेडी किया हुआ है। सीनियर ऑफिसर्स का लड़ाई के अंदर ज़्यादा काम है प्लानिंग का। ओके। ज़्यादा काम है प्लानिंग का। मिसाल के तौर पे अगर मैं आर्टिलरी में हूँ, तो मुझे हाँ, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, मैं बताऊँ आपको। एक जगह हम पहुँचे रात को, शाम होने लगी। अचानक मुझे ख़्याल आया कि यहाँ पे तो ये था चार बंगाली नाम की एक जगह है हलवा घाट के पास। ओके। ये पहला अटैक था हमारा, जिसमें वहाँ पे अंधेरा हो गया। हमने कहा भई अभी अ, कुछ पता नहीं चले कहाँ पहुँच गए, क्या हुआ? तो वहीं पे फर्म बेस बना लिया कि कल देखेंगे भैया। तो अचानक मुझे ख़्याल आया कि ये रात के लिए डिफेंसिव फायर कोई नहीं बनाया। ऐसा होता है कि आपने किसी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, तो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से ज़्यादा लाइक्लीहुड है दुश्मन के अटैक करने की। हुँ। तो उस पे हम फायर को अपने को पहले से सेट कर देते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो वो फायर गिरा देंगे। ओके। तो अब ये आम तौर पे जो इन्फेंट्री वगैरह होती है, उनका काम है आपको बताना कि भई यहाँ चाहिएगा, वहाँ चाहिएगा, ये चाहिए। लेकिन वहाँ सब अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन जो आर्टिलरी वाला है, जैसे मैं था, हुँ। मुझे ये ख़्याल आया और मैंने भी ये सोचा कि ये तो अभी किसी से क्या पूछना है, और मैंने खुद चुने ये चीज़ें। हुँ। तो ये फ़ौज की ये स्पिरिट होती है। ये नहीं होता कि ठीक है मुझे बताएँगे तो कर दूँगा, नहीं बताएँगे तो ना सही। वो चीज़ नहीं होती है। तो कोई भी काम इस तरह से गड़बड़ाता नहीं है। कोई ना कोई जिसको भी पता लगेगा ये काम गड़बड़ा रहा है, वो चाहे वो उसका काम है या नहीं है, वो उसको ख़राब नहीं होने देगा। ये स्पिरिट पे चलते हैं। हुँ। आपने बताया था मेरे को कि जब आप वॉर से वापस आए थे तो आपका वेट हाँ, ये तो बांग्लादेश वॉर में हुआ। हाँ। बांग्लादेश में क्या हुआ, हमने हलवा घाट से, एक जगह है तुरा से आगे चल के, हुँ। हलवा घाट लास्ट पोस्ट है बॉर्डर के ऊपर। वहाँ से हमने स्टार्ट किया डालूहाट से। तो हलवा घाट की जो रोड थी डालूहाट से, उस रोड के ऊपर जनरल जीएस गिल थे हमारे कमांडर। उनकी जीप जो थी वो एक माइन के ऊपर चली गई और वो जीप उड़ गई, साथ में उनकी एक टांग उड़ गई। ओके। तो उसके बाद उसके ऊपर इतना हमारे पास इंजीनियर्स की सपोर्ट नहीं थी कि उस रोड को क्लियर करते। इसलिए फैसला हुआ कि ये रोड बाद में ही क्लियर होगी लड़ाई के बाद। तो माइन फील्ड थे, उसके अंदर उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता था। तो राशन वगैरह हमारा कुछ आगे आना नहीं था। तो हमारे पास ज़्यादातर आमतौर पे टी राशन वगैरह लेके चलते हैं। बस वो 1-2 दिन काम आए, उसके बाद कुछ नहीं आया। और लेकिन अजीब बात है कि इतना महसूस भी नहीं हुआ, भूख भी नहीं लगी। चलते गए, चाय पीते गए, चलते गए। और इस तरह से जब हम मेमन सिंह पहुँचे हम 6 दिन बाद। 6 दिन के अंदर करीब 14 किलो वज़न कम हो गया। वहाँ जाकर के मैंने वज़न किया, मेरा वज़न 56 केजी निकला, जबकि मैं 71 केजी होता था। माय गॉड! तो इस तरह से हर एक के साथ ही हुआ, मतलब मेरा अकेले का नहीं। लेकिन उस वक़्त इस चीज़ के ऊपर यहाँ ऐसा नहीं होता कि हड़ताल हो जाए कि भई खाना नहीं है तो हम नहीं जाएँगे। हुँ, हुँ। वहाँ मिशन इज़ फर्स्ट। अभी आपने देखा होगा अग्निवीर का एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। आप इससे सहमत हो? हाँ, बहुत ये एक अच्छी स्कीम है। मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। पहली बात तो ये जवानों के लिए बहुत अच्छा है। अब आप ये देखिए कि एक जवान को 4 साल आप ट्रेनिंग दें, अच्छी खुराक देंगे, उसका शरीर बनेगा, उसका ट्रेनिंग की वजह से उसका डिसिप्लिन, उसका सेल्फ कंट्रोल, हर एक तरह से उसका पर्सनैलिटी जो है उभरेगी, हुँ। ना कि नीचे जाएगी। और उसके बाद वो कुछ ना कुछ स्किल्स भी सीखेगा। 4 साल के बाद जिनको तो सिलेक्ट किया जाता है, उनको तो कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि जिनको रखेंगे नहीं उनका क्या होगा? अब उनका कोई ऐसा तो है नहीं कि उनको बस ऐसे
निकाल दिया जाएगा कि अच्छा ठीक है, थैंक यू, गो बैक। उनको 11 लाख रुपया आप दे रहे हैं। 11 लाख रुपया कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। एक आदमी एक छोटी-मोटी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, कोई टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर सकता है, ऑटो सर्विस स्टार्ट कर सकता है। तो जिस आदमी ने जॉइन नहीं किया उसको क्या मिलेगा? पॉइंट। बट दिस इज अ गुड, मतलब आप हाँ, बोल रहे हो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, और इसका और भी बहुत फ़ायदा होगा कि एक तरह से हमारे बहुत से जवान जो हैं, उनमें हिम्मत थोड़ी कम होती है। क्यों, आजकल खेल-कूद का भी तो चांस नहीं मिलता है। तो किसी तरह से ना तो उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट ठीक से हो पाती है, हम्म। और ना वो स्पिरिट बन पाती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट फिज़िकली पार्टिकुलरली। सिर्फ़ क्लास की कंपटीशन में ध्यान होता है। लेकिन इससे क्या होगा कि आम आदमी धीरे-धीरे करके, लेट्स से 10 साल के अंदर इतने आदमी होंगे, जो कल को अगर सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी तो उसके अंदर वो काम आएँगे, और वो और कुछ नहीं तो अपना डिफेंस तो कर पाएँगे ना। तो उनकी ट्रेनिंग भी होगी, उनकी उनका वो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे, पूछूं नहीं, मतलब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेरेंट्स हैं, देखो बच्चे को तो सिंपल सी बात है, पेरेंट्स ही सिखाएंगे जो सिखाएंगे। हुँ। आपके लिए आज की डेट में पेरेंट्स को क्या एडवाइस है फॉर सेल्फ डिफेंस, अगर बच्चे को कल को इम्प्रूव करना है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो? मेरे ख़्याल से पेरेंट्स से ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आजकल जहाँ-जहाँ कभी प्लेग्राउंड्स थे भी, वहाँ भी सब वो ज़मीन बिक-बिका करके फ्लैट्स खड़े हो गए। तो हम्म। किसी भी स्कूल में आप देखते हो आजकल किसी किस्म का खेल नहीं होता। खेल-कूद के अंदर ही आदमी को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आता है अपनी फ़िज़िकल एबिलिटी पे, और फ़िज़िकल कंपटीशन उसी में होती है। अब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ऑनलाइन गेम आ गए ना। जी? ऑनलाइन गेम आ गए ना आज आज तो के डेट में। ऑनलाइन गेम आ हाँ, गया, हाँ, हाँ। कंप्यूटर गेम खेलते हैं। अब हाँ, कंप्यूटर गेम से तो ना तो हिम्मत बढ़ेगी बढ़ेगी। और ना कुछ और। करेक्ट। तो उस वजह से उस माहौल में ये अग्निवीर तो एक बहुत ही शानदार स्कीम है। इसके अंदर आपका हर साल आप 40,000 50,000 आदमियों को ट्रेन कर रहे हो, एटलीस्ट वो सेल्फ डिफेंस के लिए तो रेडी हैं। और सेल्फ डिफेंस के लिए सोशल डिफेंस होगा आपका हाँ। हर एक जगह पे। अभी एक छोटा सा पटाखा कहीं चलता है, वो पूरी कॉलोनी खाली हो जाती है, दिल्ली में जैसे हुआ है। हम्म। वो जो हालात तो नहीं होंगे, उसमें अब आदमी इस टाइप के भी होंगे जो कहेंगे ठहरो अभी हम मुकाबला करेंगे। करेक्ट। क्यों? लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यंगस्टर, जो यूथ आज का आपको देख रहा है, इसको सुन रहा है, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा तो यही मैसेज है कि आर्मी जो है, ये वाले आपकी ऑडियंस है। कि हाँ। आर्मी, हाँ, कि आर्मी जो है एक बहुत ही मेरे ख्याल से देश में सबसे अच्छी सर्विस आर्मी है। इसमें जितना इंसाफ और जितनी आत्मीयता मिलेगी आपको, जितनी भाईचारा आपको मिलेगा, जितनी कॉमरेडरी मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती। ये स ये काम ही ऐसा है, इसके अंदर एकता सबसे पहली चीज़ है, और वो एकता का कहीं आपको महसूस नहीं होगा कि आप चाहे किसी भी धर्म से हों, जाति से हों, किसी एरिया से हों। इन सब का कोई भी फ़र्क जो आज रोज़ आप सुनते आए हैं, टीवी पे सुनते हैं, शायद थोड़ा बहुत देखते भी हैं, ऐसा फ़ौज में कभी कुछ नहीं मिलेगा। और हर एक आदमी आपका दोस्त होगा, आपका भाई से भी ज़्यादा। भाइयों के साथ तो लड़ाई होती है कि नहीं होती है? रोज़ ही होती है। रोज़ पेपर में सुनते हैं, ज़मीन के ऊपर भाई भाई का कत्ल कर देते हैं, लेकिन आपने किसी फ़ौजी को सुना है भाई भाई का कत्ल करते? नहीं होगा। ये एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही मुकम्मल है, मज़बूत है। सबको एक ही खतरा है, एक ही मिशन है। इसलिए ये जो इनका लगाव है आपस में, वो बहुत मज़बूत रहता है। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया भी कि कैसे हम एक आदमी को ऐसे पीछे नहीं छोड़ते हैं। यहाँ ऐसा होता है, यहाँ रोड पे आदमी तड़प-तड़प के मर जाते हैं, उसको कोई पानी तक नहीं पिलाता है। तो ये बात है। इसलिए जहाँ तक हो सके आपको फ़ौज में ज़रूर आना चाहिए, और जिसको अग्निवीर मिलेगा वो तो बहुत किस्मत वाला है। इसको जाने मत दें, लोग बहका रहे हैं किसी और मतलब से,
वो तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, कितनी भी अच्छी हो, वो फेल होनी चाहिए ताकि उनको वोट मिले। तो इस भड़काऊ चीज़ से तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप कोई भी जवान इस बात को समझेगा कि इससे अच्छा उसके लिए कोई मौका नहीं है आज के ज़माने में। एक तरफ आप कहते हैं भई नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ जहाँ मिल रही है उसको आप ठुकरा रहे हैं, तो ये तो कोई बात ठीक नहीं है। आई थिंक बड़ा अच्छा लगा, मतलब मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है सर, कि मैं आज उनके साथ बैठा हूँ जिन्होंने हमारे जो वॉर हमारे हुए थे, मेजर वॉर, उसमें नेशन को सर्व सर्व किया है। और ये बड़े गर्व की बात है कि आप जैसे आर्मी ऑफिसर आज भी हमारे देश में हैं और आज भी सोच रहे हैं यूथ के बारे में, आने वाली नई पॉलिसीज के बारे में, और यूथ को गाइड कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी कभी कभार जब होकरेगा तो कुछ टॉपिक मैं आपसे डिस्कस भी कर लिया करूंगा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस चांस। है ये ना? बहुत आपने अच्छा मौका दिया मुझे कुछ अपने विचार डालने का। और मुझे भी इतना ही गर्व है कि मैं इस एक ऐसी सेवा में रहा हूँ और उसके बारे में इतना कुछ मैं जानता हूँ और बता सकता हूँ। करेक्ट। नहीं सर, पूरे देश को आप पे गर्व है, और मुझे लगता है रियल हीरोज जो हम बोलते हैं ना, वो आप लोग ही हो हमारे लिए, तो है ना, पूरे हर देश के एक लिए हर इनफैक्ट। एक जवान हीरो है। करेक्ट। हर एक जवान हीरो है। हर एक जवान को वीर चक्र नहीं मिल सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से कम है। हम्म। तो अवार्ड वगैरह कुछ मिलेंगे, लेकिन कोई अकेला लड़ाई नहीं लड़ता है। लड़ाई हमेशा साझा काम होता है। क्या बात है। हाँ। ठीक है सर, तो हम अपनी ऑडियंस से अभी इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको ये जर्नी सर की अच्छी लगी होगी। और अगर कुछ स्पेशल टॉपिक आप लोगों को अगर आर्मी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सर के साथ हम पार्ट 2 भी प्लान करेंगे, स्पेशली जो टॉपिक्स आप दोगे। क्यों सर? यस, डन? सर्टनली सर्टनली। डन सर। प्लेजर। जय हिंद सर। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर।